नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास एक डायोड। ठीक है, तो ये डायोड है, तो ये 1N407। तो 1N का मतलब क्या होता है, 1 जंक्शन, और 4007 इसका मतलब ये सिलिकॉन डायोड है। ठीक है, तो इसकी करंट रेटिंग 1 एम्पियर के आसपास होती है। तो इसको हम लोग चेक करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीमीटर पे डायोड मोड लगाते हैं और चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हालांकि बहुत इजी है, तो इसमें आप लोग को ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको 0.7 0.5 के आसपास रीडिंग मिलेगी। अगर आपका डायोड सही है तो आपको 0.7 से 0.6 की रीडिंग मिलेगी। अगर ये तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर इन्होंने 0.67 0.59 दिखा रहा है, बाकी में आपको 0.5 समथिंग दिख सकता है, तो ये फुल्ली वैल्यू में दिखा रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पर वैल्यू आ रहा है 599। ठीक है, तो 0.5 के आसपास कुछ रीडिंग आ रही है तो मतलब आपका डायोड ठीक है। अगर रीडिंग नहीं आ रही है तो इसका मतलब डायोड क्या है, आपका ओपन है। तो ठीक है, इससे आप डायोड को टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास हो जाता है पॉलिस्टर, आपका कैपेसिटर, और दूसरा कैपेसिटर हो जाता है पॉलिस्टर फिल्म। जो पॉलिस्टर कैपेसिटर होता है उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पॉलिस्टर मटेरियल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिस्टर मटेरियल क्या होता है कि जहाँ पर हम लोग ऐसा ही जगह पे यूज़ करते हैं कि जहाँ पर कपलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं और आइसोलेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, और ये 150 डिग्री से सी तक मतलब ऑपरेट कर जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, जो आपका टॉलरेंस होता है जे के लिए होता है ±5%, के लिए होता है ±10%, एल के लिए होता है ±15%। ठीक है, तो ये होता है। और जो इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है 1 नैनोफराड टू 15 माइक्रोफराड, और 50 वोल्ट से 1500 वोल्ट तक आता है। और टॉलरेंस इसमें 5%, 10%, 20% तक आता है। टोटल टॉलरेंस है 20% आता है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2A104J, तो 20104J का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हम सबसे पहले 104 को लेंगे, तो 104 में सेम यहाँ पर 2 डिजिट उतारेंगे, फिर 10 का पावर 4 कर देंगे मल्टीप्लायर, फिर 10 का पावर -12 कर देंगे, तो जो भी वैल्यू इसमें आता है वो पिको फराड में रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, इस टाइप के कैपेसिटर में जो भी वैल्यू रहता है वो पिको फराड में रहता है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना है माइक्रो फराड में। जब आप माइक्रो फराड में कन्वर्ट करोगे तो 0.1 माइक्रो फराड आ जाएगा आपका। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लेना, कोई इशू नहीं है। और इसमें जो अलग अलग नंबर लिखा रहता है, जैसे 2A104J, तो जे का मतलब आपको पता चल गया टॉलरेंस है। ठीक है, ये आपका टॉलरेंस पता चल गया। 2A का मतलब क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो 1H, इसमें H लिखा रहेगा, 1H होगा तो आपका कितने वोल्ट के लिए होगा, 50 वोल्ट के लिए। ठीक है, अगर 1J लिखा रहेगा तो वो होगा 63 वोल्ट के लिए। 2A होगा आपका 100 वोल्ट के लिए, तो ये आपका 100 वोल्ट के लिए, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि 100 वोल्ट के लिए। 2D हो जाएगा 200 वोल्ट के लिए, और 2E हो जाएगा 250 वोल्ट के लिए, और 2G हो जाएगा आपका 400 वोल्ट के लिए, और 2J हो जाएगा 630 वोल्ट के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि क्या क्या कोड रहेगा। इस टाइप से कोड रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितने वोल्ट का है। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर दूसरा पॉलिस्टर फिल्म कैपेसिटर है, तो इस पे आपको लिखा रहेगा 10 नैनोफराड 10N J 100, मतलब यहाँ 10 नैनोफराड के लिए है और आपका 100 वोल्ट के लिए है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कैपेसिटर का वैल्यू कितना है। 10NJ, ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। 1A6 भी लिखा हुआ है, तो 1A6 इसका मैन्युफैक्चरर कोड होगा। ठीक है, 1A6 इस पे लिख कर रखा हुआ है, तो मैन्युफैक्चरर कोड होगा, तो इसीलिए। और अगर आपको, अब हमारे पास नेक्स्ट कंपोनेंट है एलईडी। ठीक है, तो एलईडी आपने शायद देखा होगा, और एलईडी में जो लार्जर पिन होता है, जो लार्ज पिन होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो स्मॉल होता है वो आपका निगेटिव होता है। ठीक है, तो इस टाइप से पिन रहेगा एलईडी में, किस टाइप से रहेगा, तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो इसको एनोड भी कहते हैं और इसको कैथोड कहते हैं। ठीक है, और इसमें ये सिंबल होता है एलईडी का, इसमें लाइट बाहर जा रहा है, आप अंदर की तरफ बना दोगे तो फोटो डायोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग को डाउट नहीं रखना है, इसमें अगर डाउट हुआ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि आपके पास जो एलईडी है
इसमें एक जो अंदर मटेरियल होता है इस टाइप से होता है, ठीक है। इसमें तो अब यहाँ पर ये आपका एलईडी होता है। अब इस एलईडी में मान लीजिए कि आपको कोई किसी ने लेग काट के इक्वल कर दिया, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है। तो इसमें उल्टा हो जाता है, जो बाहर इसमें जो क्या होता है कि जो बाहर बड़ा साइज का होता है उसके अंदर का मटेरियल छोटा होता है, ठीक है। इसे देख के आपको पता चलेगा, ठीक है। तो जो बाहर बड़ा था उसका ये वाला मटेरियल छोटा रहेगा, तो ये पॉजिटिव रहेगा। और जो अंदर छोटा बाहर छोटा था वो अंदर बड़ा रहेगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। जो इसमें प्लेट रहेगा, एलईडी के अंदर जो प्लेट रहता है उसमें आप देखेंगे तो इसमें दिखेगा जो बाहर बड़ा है वो अंदर छोटा हो जाता है, और जो अंदर बड़ा है वो बाहर छोटा रहता है, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। तो इसमें कुछ डाउट करने का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ डाउट नहीं करना है। और एलईडी के वोल्टेज रेंज है, एलईडी आपका जो वोल्टेज रेंज है 1 वोल्ट टू 3 वोल्ट, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए एलईडी को। इसका लाइफ 20 साल होता है, अगर आप इससे ज़्यादा वोल्टेज दोगे तो तुरंत भी जल जाएगा और इसका लाइफ धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। और करंट जो होता है, करंट आप होता है 100 मिली एम्पियर से 200 मिली एम्पियर। इसमें फॉरवर्ड करंट निकालने के लिए क्या होता है, वी एस माइनस वी डी डिवाइड बाई आर एस, ठीक है। तो वी एस जो आपका होता है वो क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। और आपका वी डी क्या होता है, जो आपका वोल्टेज ड्रॉप थ्रू एलईडी। और आर एस क्या होता है, करंट लिमिटिंग रजिस्टर जो हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो इससे आप फॉरवर्ड करंट टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। एलईडी में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है 2 वोल्ट टू 3 वोल्ट होता है। बाकी अदर डायोड में, जैसे आपका सिलिकॉन डायोड में 0.7 वोल्ट होता है, और जर्मेनियम पे 0.3 वोल्ट होता है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप आपका एलईडी में ही है। और एलईडी का जो कलर होता है वो डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का मटेरियल यूज़ किया। जैसे गैलियम आर्सेनाइड जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो रेड कलर के यूज़ किए जाते हैं, फॉस्फाइड भी होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया जाता है। अब एलईडी के बाद हमारे पास नेक्स्ट ये है एक स्मॉल कंपोनेंट है, ये है पुश बटन स्विच, ठीक है। तो पुश बटन स्विच में क्या होता है कि जनरली ये पुश बटन के लिए होता है, मतलब आप एक बार पुश करोगे तो ये ऑन हो जाएगा, एक बार रिलीज करोगे तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे मल्टीमीटर से टेस्ट करते हैं। कोई भी स्विच को आपको टेस्ट करना होगा तो आप हमेशा मल्टीमीटर यूज करेंगे, मल्टीमीटर से आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो भी साउंड आ रहा, मैं इसको एक बार प्रेस कर दूंगा, अभी ऑफ हो गया, फिर प्रेस कर दूंगा तो ये ऑन ऑफ पता चल जाएगा। तो ये आपका पुश बटन स्विच आपने देख लिया, इसको टेस्ट भी कर लिया, और ये 6 एम्पियर का है, 6 एम्पियर तक करंट हैंडल कर सकता है। उसके बाद हमारे पास ये कनेक्टर होता है, ठीक है। तो आपने कनेक्टर भी देख रखा होगा। कनेक्टर क्या होता है, जैसे कि हम लोग ना किसी भी पीसी बोर्ड पे लगाते हैं, जैसे सपोज करते हैं कोई पीसी बोर्ड पे लगा के सोल्डरिंग कर देते हैं, या ब्रेडबोर्ड पे भी लगाना है तो लगा सकते हो, ठीक है। और इसमें स्क्रू रहता है, इसको स्क्रू से ओपन कर दोगे और इसमें वायर इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कार्बन ब्रश। ये कार्बन ब्रश क्या होता है, जैसे मोटर्स में कॉन्टैक्ट के लिए लगाता है, हम लोग कम्यूटेटर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। जनरली ये आपको डीसी मोटर में मिलेगा और यूनिवर्सल मोटर में मिलेगा, जहाँ डीसी एसी दोनों सप्लाई होते हैं, ठीक है। ये सॉफ्ट मटेरियल होता है, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है ताकि आपका जो कम्यूटेटर है वो ब्रेक ना हो, खराब ना हो। जैसे आप दूसरे मटेरियल यूज़ करेंगे वो हार्ड होता है तो आपका डैमेज कर सकता है, बट ये बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो इस मटेरियल को हम लोग यूज़ करते हैं। और जब भी मोटर मेंटेनेंस होगा तो इसमें क्या किया जाता है, ये कार्बन ब्रश को चेंज किया जाता है। आपके घर का मिक्सर होगा उसमें भी ये कार्बन ब्रश लगाया जाता है, तो एक मतलब कभी कभी चलना बंद हो जाएगा तो इसका ये प्रॉब्लम आ जाता है कि वो ब्रश मतलब धीरे धीरे फ्रिक्शन से रिड्यूस, उसका साइज रिड्यूस हो गया है तो प्रॉपर कांटेक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आईसी बेस, ठीक है। ये आईसी बेस का पर्पस क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर कोई भी आईसी को प्लेस कर देते हैं, और जैसे कुछ आपके पास 14 पिन का आईसी है तो आप इसके ऊपर रख के इसको सोल्डरिंग कर दिया जाता है आपका पीसी बोर्ड पे। तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि जब भी आपको इसको आईसी को चेंज करना होगा तो पूरा आपको आईसी निकालने की जरूरत नहीं है, इस पे आपको जस्ट ये बोर्ड पे रहेगा, पैड पे रहेगा, तो ये पैड में आईसी लगा रहता है तो आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपको ताकि आपको सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग करने का
झंझट ना रहे, ठीक है, आपको टेंशन ना रहे, तो आप आराम से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। आराम से निकालिए और नया इसी रिप्लेस कर दीजिए। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास 7805, ठीक है, ये CDIL LM7805, ठीक है। तो ये CDIL कंपनी का नेम है, और ये आपका जो 7805 है ये 5 वोल्ट रेगुलेटर है, और जो आपका 7812 होता है 12 वोल्ट होता है, ये 2 डिजिट आपको पॉजिटिव वोल्टेज के लिए बताता है, और बाकी पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर के लिए बताता है, और 1 2 आपको एक्चुअल वोल्टेज कितना का वोल्ट का रेगुलेटर है उसके बारे में बताता है। 79 सीरीज भी होता है, 7905 7915। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये आपका निगेटिव वोल्टेज है, निगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर होता है, ठीक है। ये 15 वोल्ट का होता है, तो जहाँ पॉजिटिव और निगेटिव देना होता है तो उसके लिए आप लोगों को वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जनरली हीट सिंक यूज़ करते हैं। तो हमारे पास इस टाइप का हीट सिंक होता है, तो यहाँ पर एक पेस्ट होता है, ठीक है। तो उस पेस्ट को लगा के इस पर हम अटैच कर देते हैं और यहाँ पर स्क्रू लगा देते हैं। तो इस टाइप से क्या होता है कि जो भी हीट होगा इसमें डिसिपेट हो जाता है, इसके थ्रू एक बड़ा सा ये सरफेस मिल जाता है, तो वहाँ पर हीट डिसिपेट हो जाता है। तो ये आपका हीट सिंक होता है जो एल्युमिनियम मटेरियल का बना होता है। और जैसे यहाँ पर एक आपका जैसे यहाँ पर लॉस होता है, जैसे आपने सपोज कीजिए कि जैसे कितना टेम्परेचर हीट होगा उसके बारे में एक आइडिया लगाना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पर आपने इनपुट वोल्टेज दिया, इनपुट वोल्टेज अगर मान लीजिए कि आपने 15 वोल्ट दिया ट्रांसफार्मर से, 0.5 एम्पियर दिया, मतलब आपने जो भी सर्किट रेक्टिफायर बनाया तो वहाँ से आपका 15 वोल्ट आ रहा था और 0.5 एम्पियर करंट था। आउटपुट आपका लेना है 12 वोल्ट 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो ये आपका इनपुट केस है, ये आपका आउटपुट केस है। तो आप जानते हैं P = V/I, तो इससे आप निकाल सकते हैं 15 × 0.5 करोगे, 15 × 0.5 करोगे तो कितना आएगा आपको, अप्रॉक्स 7.5 वाट। 15 × 5 = 75, तो 7.5 पर, और 12 × 5 = 60, तो 6 वाट ये आएगा आउटपुट आपका। 12 × 0.5 करोगे तो इतना ही आएगा, 6 वाट आएगा, ठीक है। और इसमें फिर आपका टोटल लॉस कितना का हो गया, 7.5 लॉस, 7.5 वाट माइनस 6 वाट, तो 1.5 वाट का आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आपका पर डिग्री सी, मतलब वहां पर 20 डिग्री सी राइज होता है पर वाट लॉस पे। यहाँ पर टेम्परेचर राइज होता है 20 डिग्री सी पर वाट पर होता है, ठीक है। टेम्परेचर जो राइज होता है इसमें कितना होगा, जो आपके घर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है 27 डिग्री सी होता है और 20 डिग्री सी पर वाट पे होता है, तो यहाँ पर 1.5 वाट है, तो टोटल 30 डिग्री सी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर है, और ये आपका 30 डिग्री सी जो टेम्परेचर एक्सीड करेगा इस लॉस पे, तो कितना हो जाएगा आपका 57 डिग्री सी। और हालांकि इसका कैपेसिटी है 125 डिग्री सी तक ये हैंडल कर सकता है, 7805 125 डिग्री सी तक हैंडल कर लेगा। 7805 का टेम्परेचर है, ये जितना भी रेगुलेटर है इसकी टेम्परेचर है 125 डिग्री सी, इतना तक वो हैंडल कर लेगा। उसके बाद क्या होगा कि ये हैंडल नहीं कर पाएगा, ये बर्न हो जाएगा। तो आप इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि आप क्या करेंगे तो आपका ज़्यादा लॉसेस ना हो। एक आइडिया लग गया होगा कि कितना से कितना तक का आपको ट्रांसफार्मर यूज़ करना है। जैसे सपोज ऐसा नहीं कि 18 वोल्ट आप लगा दीजिए और आपको 12 वोल्ट का यूज़ करना है, ठीक है। तो जैसे बहुत लोग क्या करते हैं 18 वोल्ट का लगा देते हैं ट्रांसफार्मर, फिर इसको रेक्टिफाई कर देते हैं, अब 12 वोल्ट का रेगुलेटर लगा देते हैं, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पर लॉसेस बढ़ेगा, तो वहाँ पर जल्दी हीट होगा। तो हम लोग को क्या करना है, हीट को अवॉइड करना है। तो ये तरीका से हीट को अवॉइड कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। ये है BC107, ठीक है। BC107 का मतलब क्या होता है, BC आपका जो होता है, B होता है ये सिलिकॉन मटेरियल के लिए होता है, एंड C फॉर होता है ऑडियो फ्रिक्वेंसी के लिए। मैं सब टर्म्स लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप डिफरेंट मटेरियल के बारे में जान जाइए। जैसे A वहाँ पर डिनोट रहेगा तो जर्मेनियम के लिए रहेगा, B सिलिकॉन के लिए रहेगा, C गैलियम आर्सेनाइड के लिए रहेगा, R रहेगा कंपाउंड मटेरियल के लिए। और जो सेकंड कलर कोड रहेगा उसका मतलब होगा, A रहेगा तो डायोड के लिए, लो पावर और सिग्नल रहेगा, B रहेगा डायोड के लिए वेरिएबल कैपेसिटेंस के लिए, एंड C रहेगा ट्रांजिस्टर ऑडियो फ्रिक्वेंसी एंड लो पावर के लिए, D रहेगा ट्रांजिस्टर ऑडियो फ्रिक्वेंसी
एन पावर के लिए रहेगा, ई टनल डायोड के लिए रहेगा, एफ ट्रांजिस्टर के लिए रहेगा, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए रहेगा, एंड लो पावर के लिए रहेगा, जी मिसलेनियस डिवाइस के लिए रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें हम BC107 का कैसे हम लोग देखते हैं मीटर बेस कलेक्टर। तो आप उससे आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं कि इस टाइप सबसे उसे उल्टा कर लेते हैं अपोजिट साइड में, और जो ये प्राइम मतलब इससे जो नियरेस्ट पॉइंट है वो आपका इमीटर हो जाता है। ये आपका इमीटर हो गया, ये बेस हो गया, लास्ट वाला कलेक्टर हो गया। अगर आपको इमीटर पता चल गया तो फिर बेस भी पता चल जाएगा। बेस किसी भी ट्रांजिस्टर में बीच में रहता है। एक बार आपको इमीटर पता चल गया तो फिर बेस भी पता चल जाएगा, कलेक्टर भी पता चल जाएगा। तो ये जो कटिंग पॉइंट है, ये देखिए, ये कटिंग पॉइंट जो होता है, इससे नियरेस्ट पॉइंट जो होता है वो आपका इमीटर होता है। तो ये देखिए, ये नियरेस्ट पॉइंट है, इससे थोड़ा दूर पे है कलेक्टर है, ये बीच में बेस है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं इमीटर बेस कलेक्टर कौन सा है।